मोदी जी मिलते ही नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर में शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ करके। वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं। आपको बिहार के उन युवाओं को जवाब देना होता है जिनको आपने मजबूर कर दिया है भीषण बेरोजगारी के कारण सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पलायन करने को। हमारे वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह जी, राजेश राठौड़ जी, अनुपम जी और तमाम मेरे प्यारे प्रेस के साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि अभी बता रहे थे, इंदिरा जी का भी डेथ एनिवर्सरी और हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की 125वीं जयंती है। उनको हम नमन करते हैं इस मौके पर। वो क्या जमाना था जब आज़ादी की जंग के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सेदारी निभाई। उसमें सरदार पटेल भी प्रमुख थे लौह पुरुष के रूप में, और इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के रूप में जो देश के लिए त्याग बलिदान किया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। खालिस्तान नहीं बनने दिया और दूसरा बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। गरीब अडों की बात करी, देश पूरा उनको नमन करता है। और इस मौके पर हम लोग हाजिर हुए हैं आपके बीच में। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते हैं 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे ज़िंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को। उसके डर के मारे ही वो भग गए, सब लोग भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं यहाँ पर। मोदी जी मिलते ही नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोगों के पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर यह है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकारों में रहते हैं धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था कि मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़, 60, 70, 80, शायद 1.25 लाख तक ले गए। अब 1.25 लाख तक ले गए, उसका हिसाब किताब दो। आज चुनाव के मैदान में आप आ रहे हो, उसका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2, जो गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर में शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ करके। वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने?
इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी करी है। कई उदाहरण हैं देश के अंदर, मोदी जी खुद के हैं, मैं भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो बोला करते थे कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून का दर्जा देती है। दिया क्या उन्होंने, 11 साल उनको हो गए। तो ये स्थिति जो बनी है उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर लिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली। ये आंकड़े लाते कहाँ से? ये मुझे अभी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है उसमें झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ का पुलिंदा है। आप सुन चुके हैं, मैं उनके वापस रिपीट करना कि क्या तो कोई तुक नहीं है, पर 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। अब इनको पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया? कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में? अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े भाई ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा, 40 का हो जाएगा। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप लोग? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, प्रदेश की जनता भी, कि आप शुरुआत ऐसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत वहीं से करोगे आप, जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए कि आप जो कहते हो करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं किया इन्होंने, और झूठे वादे और कर लिए इन्होंने। अब इन पर विश्वास कौन करेगा? विश्वास कौन करेगा? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है, तेजस्वी जी ने खुद ने उसको जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से, नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करवाया गया, हम पूछना चाहते हैं। क्या वो नीतीश जी इस स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं करवा गए? महागठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जब आ जाता है पब्लिक में, तो प्रॉपर्टी खाली अभी एनडी की नहीं रही है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है। हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद में, जब तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो हम कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान में हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करें पब्लिक से, वो वादे निभाएं फिर, और निभाएं का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास रखते हैं, जो कॉपी को रखते हैं कि भाई ये वादे हमारी सरकार बनी है, तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है उनको। यही सिलसिला बिहार में शुरू होगा। मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पलायन यहाँ जो हो रहा है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूँगा, अब राजस्थान में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार में आपका क्या कहना, वो तो बोले कम से कम पब्लिक मीटिंग में। पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्यों में बोलते हो, यहाँ बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, गुजरात में क्यों हो रहे हैं, आर्मी में क्यों हो रहे हैं, जुडिशरी में क्यों हो रहे हैं, बताओ आप। और केंद्र सरकार क्या कर रही है उनको रोकने के लिए, ये बताना चाहिए उनको।
इस प्रकार से नौकरी मांगने वालों को जो लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप देख रहे हो। कल भी एक हत्या हो गई हमने सुना है यहाँ बिहार के अंदर। तो ये जो तमाम बातें हैं वो आपके सामने। अब मैं कहना चाहूँगा जब ये स्थिति आपकी है, ये जो फिगर दिए गए हैं 1,09,00,000 महिलाओं पर औसत 30,000 करोड़ का कर्जा है। आपने 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को चुनाव के मौके पर, चुनाव जीतने के लिए। वो आप क्या मैसेज देना चाहते हो डेमोक्रेसी के अंदर? इसलिए मेरा मानना है कि ये वक्त है, इनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और इसको हम जाके पब्लिक मीटिंग में बताएंगे जनता को कि पहले ये 20 साल का हिसाब दे, रिपोर्ट कार्ड पेश करे। हमने वादे किए, ये निभा पाए, ये नहीं निभा पाए, नहीं निभा पाए, अब निभाएंगे। ये कम से कम उनको हमारे कैंपेन का एक अंत होगा। किस प्रकार से हम जनता को समझाएंगे चुनाव के अंदर ये झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और जो विश्वास नहीं कर सकते हैं, इनके रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो ये जो नया मैनिफेस्टो है इस पे कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर? इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ अखिलेश जी को कहूँगा कि वो अपनी बात कहे और बताए विस्तार से। परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजेश जी, अनुपम जी और आप सभी प्रेस के मित्रों, जैसा कि हम सभी के नेता ने विस्तार से अभी एनडीए के मैनिफेस्टो पर चर्चा की, उनसे अपने को संबद्ध करते हुए सरदार पटेल साहब के जयंती पर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आज जो 7 सेकेंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, सर ने तो 26 सेकेंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। वो 7 सेकेंड का जो फोटो शूट आउट था उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से, अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो भी नीति निर्धारित की जा रही है, खास करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का जो साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उसको आप सभी देख रहे हैं। मुझे तो प्रेस के मित्रों से भी मैं माफ़ी मांगता हूं कि इस तरह का आप लोगों के साथ भी किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा। आज जो हुआ, वो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूं उन लोगों के बदले, बिहार का होने के नाते। जैसा अशोक गहलोत साहब ने कहा कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो हम लोगों के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने संकल्प पत्र को पढ़ा था आपके सामने। आज अपेक्षा किया जा रहा था कि आज कम से कम नीतीश जी को इतना फ्रीडम दिया जाएगा वहां आपके सामने कि वो कुछ कह सकें, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो भी बिहार और बिहारियों के साथ अपमान है भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा, भारतीय जनता और एनडीए के नेतृत्व के द्वारा। आज संकल्प पत्र पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, और इससे साफ ये संकेत है बिहारी मतदाताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, कि वो केवल उनको उनका चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश हो रही है। असल में जो खेल है वो 14 तारीख के बाद होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी का कल का आपने वीडियो अगर देखा होगा कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से राजपाट कर रही है, वो अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है, जनता दल यू नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश है। और कमोबेश यही स्थिति जो एनडीए के बाकी के नेता हैं, बाकी के जो उनके मित्र दल हैं,
उनके साथ भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आदरणीय गहलोत साहब ने कहा, 20 साल का कोई हिसाब हुआ नहीं। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के मातहत काम करता है, उसका भी अगर 3 महीने पहले का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो बिहार, जो कभी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, नालंदा, पूरे दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया भर के छात्र वहां पढ़ने आते थे, दुनिया के दूसरे देशों के, अन्य देशों के छात्र पढ़ने आते थे। आज शिक्षा में भी हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। कमोबेश यही स्थिति स्वास्थ्य सेवा के बारे में है, जो नीति आयोग ने कहा है कि 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में यही बिहार था कि पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, श्री बाबू के हुकूमत में कांग्रेस के नेतृत्व में 27% जो चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था, वो आज 2% से भी नीचे चला गया। जैसा इन्होंने कहा कि उन्होंने वायदा किया था कि उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। मैं वहां का सांसद हुआ करता था, मुझे मालूम है। लेकिन कहाँ 27% चीनी कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट 2% से नीचे चला गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी 28 बड़े राज्यों में हम खिसक के 28वें स्थान पर चले गए। मोर और लेस प्रायः सभी विभागों की स्थिति यही है। सबसे कम आय आज बिहार के लोगों की है। सबसे ज्यादा पलायन किसी अगर एक स्टेट से हो रहा है तो वो बिहार है। और बड़े बड़े लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ जमीन की कमी है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के मित्र को 1000 एकड़ दिया जाता है 1 रुपए के हिसाब से। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अकेले नीतीश जी के हुकूमत में 53,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। और कल आपने देखा कि एक राजनीतिक हत्या मोकामा में दुर्दांत अपराधियों ने वहां की है। उसके ठीक एक दिन पहले टेकारी में अटैक होता है। तो ये लोग बात जरूर जंगल राज की करते हैं, लेकिन नीतीश जी और एनडीए के हुकूमत में बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि यहीं एक उद्योगपति की हत्या हुई 20 गज की दूरी पर। और ये वो जगह है जहां कलेक्टर साहब रहते हैं 50 गज की दूरी पर, सीनियर एसपी साहब रहते हैं 20 गज की दूरी पर। उनके बेटे की भी हत्या 4 साल पहले हुई थी, तब भी हम लोग उनके घर गए थे। तो ये भयावह स्थिति एनडीए के हुकूमत में बिहार का हुआ। बिहार बद से बदतर लगातार होता जा रहा है। और किसी को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पर विश्वास नहीं रहा। कोई भी आम बिहारी से लेकर जो सोचने समझने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी का भी भरोसा उन पर नहीं रह गया है। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। हम इन सब बातों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। आज जो ये झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने लाया है, उसको भी हम लोग जनता के बीच उजागर करने का काम करेंगे। और बेरोजगारी का जो ये संकल्प लिए हैं, अपराध का जो इन लोगों ने फिर से संकल्प लिया है, भ्रष्टाचार का जो संकल्प लिया है, यही है एनडीए का टायर्ड और रिटायर्ड मैनिफेस्टो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आप तो बाकी बोल ही दिए थे। तो दोस्तों, आज जो आदरणीय अखिलेश जी ने जो कहा 7 सेकंड की दुर्घटना जो पटना की मीडिया के साथ हुआ है, उससे 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। पहली बात तो यह कि घोषणा पत्र के नाम पे इस तथाकथित डबल इंजन वाली दोनों पार्टियों के पास कोई नैतिक बल नहीं है कुछ बोलने को। कुछ बोलने को होता तब तो बोलते। न नैतिक बल है, न नीति है और न नियत है।
ये 7 सेकंड की ये दुर्घटना हुई, इसको हम घटना नहीं कहेंगे, ये दुर्घटना है। और दूसरी बात जो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं से भी इच्छा नहीं है कि अगर उनकी सत्ता आती भी है तो नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आप देखिए, महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र को पढ़ने का काम महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने किया और उनकी तरफ से जो भी बात बाद में रखी गई वो सम्राट चौधरी जी ने किया। तो भाजपा की नीयत स्पष्ट है, वो नीतीश जी का भी शिंदेकरण करना चाहते हैं, लेकिन वो मंसूबा भी पूरा नहीं होगा क्योंकि वो सत्ता में आने वाले ही नहीं है। तो दो बातें तो ये स्पष्ट है आज की 7 सेकंड की दुर्घटना से। दूसरी बात दोस्तों, 20 साल सत्ता में रहने के बाद घोषणा पत्र जारी करने का कोई अर्थ नहीं रहता है। आपको रिपोर्ट कार्ड जारी करना होता है, आपको यह बताना होता है कि आपने 20 साल में क्या किया है। आपको बिहार के उन युवाओं को जवाब देना होता है जिनको आपने मजबूर कर दिया है भीषण बेरोजगारी के कारण सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पलायन करने को। बिहार के उन लोगों को जवाब देना था जो इस देश के अलग अलग शहरों के लेबर चौक पे हर सुबह खड़े होकर अपमान का घूंट पीते हैं। उनको जवाब देना था कि आपने ज्ञान की भूमि, अध्यात्म की भूमि, क्रांतिकारी परिवर्तन की भूमि बिहार को ऐसा क्यों बना दिया है कि बिहारी आज जो है वो पूरे देश में अपमानजनक शब्द बना दिया इन लोगों ने। आपको जवाब देना था बिहार के किसानों को, उनकी बदहाली का जवाब देना था। आपको जवाब देना था बिहार के महिलाओं को, जिनके बच्चों को आज सूखा नशा की चपेट में बिहार के हर गांव में पहुंचा दिया गया है। बिहार के किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में आप घूम जाएंगे, जिस तरह का नशा बढ़ रहा है टीनेजर्स में, कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इसका जवाब देना था कि क्यों आपने बिहार को ऐसा बना दिया है। रिपोर्ट कार्ड पेश करना था, जो आदरणीय अशोक जी ने कहा 1.25 लाख करोड़ की बात हुई थी और किस कदर बात हुई थी आपको याद होगा। वो विजुअल मेरे दिमाग से उतरता नहीं है। प्रधानमंत्री जी बिहार को पैकेज इस ढंग से दे रहे थे जैसे खैरात दे रहे हो। बिहार की बोली लगा रहे थे, बोली लगा रहे थे। 30,000 दे दूं, 40,000 दे दूं, करोड़ में 50,000 दे दूं, करोड़ में 1.25 लाख करोड़ दे दिया। अरे भाई, आप कहां से पैसे लाके दे रहे थे? आप अपनी पैतृक संपत्ति बेच के बिहार को पैसा दे रहे थे क्या? इस तरह बिहारियों को अपमानित करके आपने जिस पैकेज की घोषणा की, उसका रिपोर्ट देना था आज, उसका कोई अता पता नहीं है। बिहार में बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण जो स्थिति है, मैं कोसी के इलाके से आता हूं, क्या हालत है कोसी की आज, उसका रिपोर्ट कार्ड देना था। रिपोर्ट कार्ड देने वालों ने रिपोर्ट कार्ड पे बात ना करना पड़े, जिनको श्वेत पत्र देना था वो घोषणा पत्र का ड्रामा करते हैं, घोषणा पत्र के नाम पे आपके साथ दुर्घटना करते हैं। ये अपमान मीडिया का भी है, बिहार के हर नागरिक का है, युवाओं का है, महिलाओं का है, किसानों का है, और इस अपमान का बदला आने वाले इस चुनाव में बिहार के लोग हर हाल में लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल? थैंक यू, चलिए धन्यवाद। हाँ, सवाल था सर, मोकामा में जो घटना हुई है उससे क्या प्रतिक्रिया था आप लोगों की? आरोप नहीं। सत्ता के जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उन पे आरोप लग रहा है। नहीं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसकी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। जिस स्थिति में वो हत्या हुई है, यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए, उसमें कोई पटना हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज से उसकी जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसने हत्या की है वो भी खुल के आ जाएगा। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। इस वक्त आप देखिए, कोई भी आम लोग जो सफर कर रहे हैं वो परेशान है छानबीन से, जांच से कि भाई गाड़ी में क्या है, आपके क्या नहीं है। हम समझते हैं ये आवश्यकता है। आप समझिए
एनडीए प्रत्याशी के काफिले में बंदूक बारूद था, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, कहां से आ गया? एक आम आदमी अपनी कार लेके निकल रहा है तो उसको हर 40 किलोमीटर, हर 50 किलोमीटर पे डिक्की खोलो, सीट के नीचे दिखाओ, सब वो कर रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। लेकिन एनडीए प्रत्याशी की गाड़ी में, काफिले में बंदूक बारूद, ये सवाल तो बनता है ना। ताला खोलना पड़ता तू नहीं है, ये जंगल राज यही है, जंगल राज यही है, गुंडा राज यही है, आतंक राज यही है। 1 2 3 4 नहीं होता, इसी को कहते हैं जंगल राज।